डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा टफ जाता है इस टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि इसमें कई सारे केसेस हैं और कई सारे फार्मूलाज है जो कि काफ़ी कंफ्यूज करता है। आई होप हम इसको स्लोली बहुत ही बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। सो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आयनिक इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन। सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म्स की आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम से पहले आई होप आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिए होंगे। सो यू नो वेल कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम लोग, उसमें इक्विलिब्रियम ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, जैसे कि सॉल्ट की सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे, वहाँ पे सॉल्ट होगा, सॉल्ट का मॉलिक्यूल्स होगा और उसके आयंस होंगे। सो मॉलिक्यूल्स और आयंस या आयंस और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा और उस टाइम पे हम लोग पीएच का एनालिसिस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आयंस का एनालिसिस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस इन द सॉल्यूशन। ओके, सो जितने भी सब्सटेंस होता है उसको जनरली हम लोग दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। क्या सब? सब्सटेंस या तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा या फिर वो सब्सटेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं सर? ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में जाने के बाद आयोनाइज नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होता है? ये मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं। लाइक कि अगर कोई सब्सटेंस आयोनाइज ही नहीं होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लेंगे उसका? अल्फा क्या लेंगे? 0 के बराबर होगा। सो अल्फा इसके 0 होते हैं। एग्जाम्पल क्या सब हो जाएंगे? ग्लूकोज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा और यूरिया हो जाएगा, एटसेट्रा। और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि ग्लूकोज वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, आयोनाइज नहीं होता है। ग्लूकोज वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिजॉल्व आयोनाइज नहीं होता, ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं करता है, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा क्या होगा? 0 के बराबर होगा। दूसरा टाइप का सब्सटेंस है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होगा जो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के अंदर जाने के बाद वो आयोनाइज होगा। दो सब्सटेंस व्हिच आयोनाइजेस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 होंगे? नेवर। इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 नहीं हो सकता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 नहीं होंगे, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सब होंगे सर? सो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके सर, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। सब्सटेंस व्हिच आयोनाइज कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है, 100% आयोनाइज होता है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? 1 होगा। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू इसके लिए 1 आएगा। अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को परसेंटेज में लिखना चाहेंगे तो इट इज़ 100%। सो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%। इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सर? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हैं ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि एसिड के फॉर्मूला को देख करके आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है बाय नोइंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट एसिड। सो यहाँ पे ये टोटली रिमेम्बरिंग वाला बात आ जाता है कि हम सारे एसिड के फॉर्मूला को याद करते हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक एसिड होते हैं। लाइक कि कुछ कॉमन एसिड है जो आपको याद रहना ही चाहिए। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 है, HClO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कहने का मतलब कि सर आप फॉर्मूला देख करके बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? जी नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली नोन फैक्ट है कि सर अगर HCl को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे और मान लीजिए कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, तो ये H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। सो इस इक्विलिब्रियम के लिए जब आप के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करोगे सर, कंसंट्रेशन ऑफ H+ कैसे लिखेंगे इक्वेशन? इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCl।
ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है एंड यू ऑब्जर्व कि सर इसका जो वैल्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसके इक्विलिब्रियम का वैल्यू इज़ वेरी हाई। और जब ये वेरी हाई होगा तो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम निगलेक्ट कर सकते हैं एंड वी से कि ये जो HCl है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100% डिसोसिएट हो गया। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे एसिड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में। तो यहाँ पे एक याद रखने वाली बात आ जाती है कि कौन कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, कौन कौन से एसिड वीक एसिड होंगे, और ये फॉर्मूला देख करके नहीं बताया जा सकता। ओके, तो HCl HNO3 कुछ कॉमन एसिड्स यहाँ पे हमने लिखा है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। ऑल भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते होंगे, करेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ऑल स्ट्रॉन्ग बेस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, 100% डिसोसिएट होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, तो इसके लिए आप एक बात ध्यान रख सकते हैं कि जो अल्कली ग्रुप का मेटल्स है, जो अल्कली ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, उसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं सर, उसको मोस्टली हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में बेस में रखते हैं। ओके, सेकेंड ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस में रखेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल आर वीक बेस। कहीं कहीं आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस में दिखेगा, बट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज ओनली द स्ट्रॉन्ग बेस फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप, रेस्ट ऑल आर वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल में हमने डाल दिया NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BaOH का होल ट्वाइस एटसेट्रा। फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड याद रखने हैं आपको, और सेकेंड ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ बेरियम के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट जो बातें आती है कि सर और कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सॉल्ट, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट कहने का मतलब सॉल्ट एसिडिक हो सकता है, सॉल्ट बेसिक हो सकता है, सॉल्ट हाईली सॉल्युबल हो सकता है इन वाटर, सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल हो सकता है वाटर में। अब यहाँ पे देखिए अगर हम ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट लिखते हैं तो NaCl, Na2SO4, KBr, AgCl, AgBr, BaSO4 का होल, BaSO4 एटसेट्रा, ये सब सॉल्ट लिए हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न एक ये आता है कि जो AgCl है, जो AgBr है, जो BaSO4 है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ये लेस डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर। अब अगर ये लेस डिजॉल्व होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, तो सर इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं, ये कन्फ्यूज़न है। तो दोस्त, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप सॉल्युबिलिटी से कंपेयर मत करिए, सॉल्युबिलिटी इज़ द डिफरेंट थिंग्स। AgCl अगर लेस सॉल्युबल है, इसका मतलब है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर ऑफ वाटर कैन डिजॉल्व ओनली अ फ्यू मोल्स ऑफ AgCl। बहुत कम AgCl के मोल्स उसमें डिजॉल्व हो सकते हैं, बट जितने डिजॉल्व होंगे that much AgCl is 100% आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज होंगे। तो हम यहाँ पे आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि AgCl अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वाटर के अंदर जाने के बाद ये 100% कंप्लीटली आयोनाइज होना चाहिए। सो AgCl जितना भी डिजॉल्व होगा सर, जिस क्वांटिटी में डिजॉल्व होगा, लेस कम डिजॉल्व हो, ज़्यादा डिजॉल्व हो, AgBr जितना भी डिजॉल्व होगा, BaSO4 जितना भी डिजॉल्व होगा, उसके सारे के सारे एटम्स जो होते हैं वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, करेक्ट। इसीलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में रखे हैं। तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज होता है, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या सब एग्जांपल हो गया, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर 100% आयोनाइज नहीं होंगे, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, मीन्स पार्शियली आयोनाइज होंगे। वाटर के अंदर अगर पार्शियली आयोनाइज होंगे तो क्या हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 बोलेंगे, नहीं, 1 से कम होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या उसका DOD 0 हो सकता है, जी नहीं। अगर DOD 0 हो गया तो उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, अगर DOD 1 हो गया तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, और अगर 1 और 0 के बीच में DOD है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। क्या कोई दिक्कत इसमें, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ऐसे सब्सटेंस जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, 100% नहीं टूटते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन से होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑल वीक एसिड आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी वीक एसिड हैं वाटर में 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, इसीलिए उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में रखते हैं।
ओके। ऑल वीक एसिड, कौन से हैं वीक एसिड? अब यहाँ भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीक एसिड को याद रखना चाहिए। बाकी के इक्विलिब्रियम के वैल्यू से डिसाइड किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है। बट मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक में क्या सर बिना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को याद किए हम काम नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसी एसिड को हम वीक मानेंगे जिस एसिड के लिए हमें के वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चंस के अंदर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड गिवन होगा। जिस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें क्वेश्चंस में नहीं गिवन होता है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट दैट एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जिसका के वैल्यू एसिड का दिया होगा, अगर बेस का के भी वैल्यू दिया हुआ है तो वो वीक बेस है, अगर के भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उस बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस मानेंगे। तो इस टॉपिक में क्वेश्चंस बनाने के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आपको कुछ तो जो इंपॉर्टेंट वीक एसिड है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो आपको लिस्ट याद होना चाहिए। सो ऑल वीक एसिड आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन से वीक एसिड हैं? तो कुछ मिनरल्स एसिड आप देख सकते हैं, HCN, H3PO4, H3PO3, H2, H3PO2, HF। ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड तो सारे वीक होते हैं। जो मिनरल एसिड होते हैं उसमें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि HCN वीक एसिड होता है, HF वीक एसिड होता है। अब यहाँ देखिए कि HCl, HBr, HI ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ फ्लोरीन है जो कि वीक एसिड बनाता है, HF वीक एसिड होता है। दूसरी चीज़, H3PO4 को बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक कंसिडर दिमाग में बैठा के रखते हैं कि H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो दोस्त फिर से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को आप बेसिसिटी से कंपेयर मत करिए। बेसिसिटी अलग चीज़ है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अलग चीज़ है। बेसिसिटी मीन्स है कि पर मॉलिक्यूल्स कितना H+ कोई एसिड दे रहा है। H3PO4 के एक मॉलिक्यूल्स 3 H+ के आयन देंगे, तो इसकी बेसिसिटी 3 है। इसका कोई ये रिलेशन नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग होगा। HCl बेसिसिटी 1 है, HNO3 बेसिसिटी 1 है, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट H3PO4 बेसिसिटी 3 है, बट वो वीक एसिड है। सो बेसिसिटी से स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑल वीक एसिड, कुछ मिनरल एसिड आप याद रखिए, ऑल ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड। बाकी कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स से चूँकि निकाले जाते हैं, पूरी रिमेम्बरिंग की बात है। अगर आपको याद नहीं भी होता है तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे के वैल्यू, के भी वैल्यू गिवन होता है। ओके, नेक्स्ट ऑल वीक बेस। ऑल वीक बेस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक बेस कौन से होते हैं? जो आपको बोले कि अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड को छोड़ दो, सेकेंड ग्रुप के बेरियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो वीक होते हैं। मोस्टली अमोनिया इज अ वीक बेस। अमोनिया के सारे डेरिवेटिव्स वीक होते हैं। जितने ऑर्गेनिक बेस होते हैं ऑल आर वीक बेस। तो एग्जांपल देख लें हम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड अमोनिया, अमोनिया का डेरिवेटिव RNH2, R2NH, R3N, या फिर एनिलीन C6H5NH2। तो जितने भी ऑर्गेनिक बेस होते हैं, जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑल आर कंसिडर्ड एज वीक बेस। सो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस, इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 से लेके 1 के बीच में लाई करते हैं। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% हो सकता है, 0.5 बोलेंगे, 50% को 0.5 बोलेंगे। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% हो सकता है, 0.9 हो सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, करेक्ट। इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।